हे वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। आपका जोश मीटर कैसा है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये चल रही है वॉरियर सीरीज, जहां क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए साइंस के हर एक चैप्टर के डिटेल वन शॉट चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। टारगेट सिर्फ इतना ही है कि आपको जीरो से हीरो बनाया जाए, एकदम बेसिक से बोर्ड लेवल तक की तैयारी कराकर। अगर आपको चाहिए इस चैप्टर या बाकी किसी भी चैप्टर की नोट्स या प्रैक्टिस शीट, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको इस वीडियो की या किसी भी प्लेलिस्ट की किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं वीडियो डालूं और यूट्यूब अब मेहनत करे आपको उसकी नोटिफिकेशन भेजने में, तो प्लीज़ जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल नोटिफिकेशन दबाना भूलिएगा नहीं। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिजिक्स, क्लास 10 फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर जो बच्चों को काफ़ी टफ लगता है, बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता है। बच्चे इसमें काफ़ी बार फंस जाते हैं। बच्चों को लगता है कि यार ये क्या चैप्टर है, पल्ले ही नहीं पड़ रहा। और ये चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दो पार्ट्स होंगे, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो सारी चीज़ों को समझते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक हाईली पॉलिश सरफेस है, जैसे कि एक मिरर है और उसमें एक लाइट पड़ रही है, तो क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लीजिए ये एक सरफेस है ना। ये एक सरफेस है, हाईली पॉलिश सरफेस है। इसमें मान लीजिए एक लाइट पड़ रही है, तो वो लाइट क्या होगी? वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है इससे रिलेटेड एक लॉ होते हैं, दो लॉज होते हैं, दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं जो थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। अब ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये सारे ही रिफ्लेक्टिव सरफेस पे अप्लीकेबल होता है, चाहे वो प्लेन सरफेस हो या फिर स्फेरिकल सरफेस हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब बात करेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेन मिरर है। इसमें आपका ये आया इंसिडेंट रे, है ना। ये इंसिडेंट रे आया और एक होगा आपका नॉर्मल, एक होगा आपका नॉर्मल, है ना। इसको ये हो गया आपका नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या ये क्लियर है कि ये आपकी कौन सी रे हो गई? ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, उस एंगल को आपने क्या बोल रखा है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगा? ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे गई। अब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसे आपने क्या कहा? रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जो भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या होंगी? सेम प्लेन पे लाई कर रहा होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है? चलिए, अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं और अब ये देखते हैं कि प्लेन मिरर जो है कैसी इमेज फॉर्म करता है। अगर हम नेचर की बात करेंगे तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। अगर साइज़ की बात करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है वही इमेज की साइज़ होती है। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उतनी ही इमेज की डिस्टेंस होती है मिरर से, है ना। और यहाँ पर आपको लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलेगा, यानी कि राइट की चीज़ें लेफ्ट में आपको देखने को मिलेगी इमेज में, और ऑब्जेक्ट में जो चीज़ें लेफ्ट में होगी वो इमेज में वो चीज़ें आपको राइट में देखने को मिलेगी, जिसे लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है, या लेफ्ट राइट रिवर्स भी आप कह सकते हैं। क्लियर है ये चीज़ें? इसके बाद हम बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। स्फेरिकल मिरर यानी कि ऐसे मिरर जिनके पास कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि जो उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व है। अब ये दो तरीके से हो सकता है। चम्मच आपने देखी है, एक कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस चम्मच का अंदर वाला पार्ट हो सकता है, या तो एक कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस चम्मच का बाहर वाला पार्ट हो सकता है। इसी पे आपने जो कर्व मिरर्स हैं यानी कि स्फेरिकल मिरर्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। मान लीजिए कि आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर वाला है, इनवर्ड है, तो आप उसे कौन सा मिरर कहेंगे? कॉनकेव। और अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला है तो आप उसे कौन से मिरर की कैटेगरी में रखेंगे? कॉन्वेक्स मिरर की कैटेगरी में रखेंगे। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया? एक बार बना देते हैं। मान लीजिए ये है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसमें कौन सा है? अंदर वाला पार्ट है। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव। एंड मान लीजिए कि ये मिरर है और ये आपका पॉलिश सरफेस हो गया, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? बाहर वाला, तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स।
कॉनकेव कॉन्वेक्स क्लियर है। अगर चम्मच आप देख रहे हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस चम्मच का अंदर वाला पार्ट है तो कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस चम्मच के बाहर वाला पार्ट है, आउटवर्ड वाला पार्ट है, तो फिर ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स। क्लियर है। यहाँ से अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि यार कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। क्लियर है ये चीज़, कॉनकेव मिरर क्लियर है, कॉन्वेक्स मिरर क्लियर है। चलिए कॉनकेव मिरर वापस से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अपने इनवर्ड कर्व सरफेस से, है ना, जो चम्मच का इनवर्ड वाला पार्ट है उससे आप अपने दिमाग में आइडिया ला सकते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। और कॉन्वेक्स मिरर ठीक इसका उल्टा, कि आउटवर्ड सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो उस चम्मच का बाहर वाला पार्ट। कॉनकेव मिरर कहाँ पर यूज़ होता है, मेकअप मिरर्स में यूज़ होता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में यूज़ होता है, व्हीकल की हेडलाइट में यूज़ होता है, क्योंकि वो इमेज को मैग्नीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इनकी यूजेस क्या है ना, एकदम डिटेल में यहाँ पर यूजेस है। स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद रख सकते हैं आप कि भाई कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या है। सीबीएसई यहाँ से एक आध मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉन्वेक्स मिरर की अगर आप बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है, लाइट आउटवर्ड कर्व सरफेस से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि चम्मच का जो अब आउटर वाला पार्ट है ना, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो आप उससे रेजोनेट कर सकते हैं कि आपका कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा। ठीक है, इसकी यूज़ आप देखेंगे तो व्हीकल के साइड मिरर्स में यूज़ होगा, सिक्योरिटी मिरर्स में यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो आप देखते हैं जो एंगल होता है वो काफ़ी वाइड होता है ना, जो विजन होता है वो काफ़ी वाइड आ रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। चलिए आपने कॉनकेव मिरर देख लिया, कॉन्वेक्स मिरर देख लिया, दोनों के यूज़ देख लिए। इसके बाद आप मिरर्स में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। देखिए जब मैं प्लेन मिरर लेता हूँ तो प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है और इमेज की साइज़ है बराबर आती है। वहीं अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ वहाँ पर जो आपका इमेज होता है वो मैग्नीफाइड होता है। जब मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ तो वहाँ पर जो मेरा इमेज होता है वो डिमिनिश्ड होता है। जहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि भैया प्लेन मिरर है तो वो जो इमेज प्रोड्यूस करेगा वो सेम साइज़ का होगा। अगर आप कॉनकेव मिरर की बात करोगे तो वहाँ पर जो इमेज प्रोड्यूस हो रही होगी वो मैग्नीफाइड होगी। कॉन्वेक्स मिरर की आप बात करोगे तो वहाँ पे जो इमेज प्रोड्यूस हो रही होगी वो डिमिनिश्ड होगी। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए अगर ये चीज़ क्लियर है तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब मिरर के कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद रे डायग्राम में मूव कर रहे होंगे। सबसे पहली बात करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। मैंने ये कहा था कि ये जो मिरर है ये एक स्फीयर का पार्ट है। अगर स्फीयर का पार्ट है तो स्फीयर का सेंटर होगा, और अगर स्फीयर का सेंटर है तो सेंटर को मैं क्या कहूँगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहूँगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर है। अब उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर का जो सरफेस है वहां तक जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए पोल की अगर बात करेंगे तो जो सेंट्रल पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिव सरफेस, यानी कि मिरर का जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, मिरर का जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है उसके ऊपर जो पॉइंट होता है वो क्या हो गया, सेंट्रल पॉइंट पोल हो गया। यानी कि ये मिरर का रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये पॉइंट आपका पोल हो गया। ये पूरा आपको स्फीयर देखने को मिल रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये डिस्टेंस आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। ये आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा, है ना। ये डिस्टेंस जो हो गया, लेंथ जो हो जाएगी मिरर की, उसको आप क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। क्लियर है, यहाँ से पोल क्लियर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया, है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे फोकस क्या होता है ना। फोकस भैया क्या होता है कि अगर रेज पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पे मिलेंगी, जिसे आप क्या बोलते हो, फोकस बोलते हो। और फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को आप फोकल लेंथ बोलोगे। आप ये सेम चीज कॉनकेव के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, कॉन्वेक्स के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, है ना। फोकस तो वही रहने वाला है कि भाई रिफ्लेक्शन के बाद रेस कहाँ मीट कर रही है। अगर आपकी रेस जो है वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ पर मीट कर रही होंगी, फोकस पे मीट कर रही होंगी। चलिए प्रिंसिपल एक्सिस एक चीज रह गया था यार, प्रिंसिपल एक्सिस को भी कवर कर लेते हैं। आपका जो पोल है ना, आपका जो पोल है और आपका जो फोकस है, उनको जो लाइन कनेक्ट कर रही है, आपका पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इन तीनों पॉइंट्स को जो लाइन टच कर रही है उसे आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर हो गए, सारे टर्म्स क्लियर हो गए। चलिए अब बात हम किसकी करेंगे, रिलेशनशिप, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में क्या रिलेशनशिप होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप आर से डिनोट करते हो और फोकल लेंथ से, फोकस नहीं, फोकल लेंथ को आप एफ से डिनोट करते हो। अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखोगे तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू 2f, यानी कि जो भी आपका फोकल लेंथ होगा उसका दुगना क्या होगा, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है कि आर किसके बराबर होगा, 2f के बराबर होगा।
क्लियर है। चलिए, अब रे डायग्राम में बच्चे कंफ्यूजन होते हैं यार कि रे डायग्राम याद कैसे करें, रे डायग्राम याद कैसे करें। चार रूल बता रहा हूँ, ये चार रूल याद रखो और फिर आपको बस ये देखना है कि मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है और इन रूल्स को अप्लाई करना है। आपको इमेज की पोजीशन पता चल जाएगी, इमेज का नेचर पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। तो बने रहिए अभी वीडियो में, ठीक है। चलिए, पहला रूल क्या कहता है कि एक पैरेलल रे यानी कि एक रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास हो रही होती है, फोकस से पास हो रही होती है। ये रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास हो रही है, ये फोकस से पास हो रही है। अब अगर आप ये मिरर में देख लेंगे, ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, देख सकते हो जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड वाला है। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे रिफ्लेक्शन के बाद तो ये यहाँ डाइवर्ज हो गया, लेकिन ये मीट कहाँ पर हो रहा होगा, फोकस पे मीट हो रहा होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या ये चीज़ क्लियर है कि भैया ये हो तो गया बट ये पीछे अगर आप उसे एक्सटेंड करोगे तो ये कहाँ पर मिल रहा होगा, ये आपको फोकस पे मिल रहा होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या ये चीज़ क्लियर है ना। तो ये पहली चीज़ तो आपको क्लियर है कि भैया अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा होगा तो फोकस से पास होगा। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लीजिए फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है भैया, फोकस से पास हो रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो हो रही है ना, सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो हो रही है कि भैया अगर आपका फोकस से पास हो रहा है तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है। चलिए, तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल ये कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। ये आप देखेंगे कि ये जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वापस इसी डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस से वही उल्टा रास्ता पकड़ के वापस आ जाएगी। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में आप यही देखेंगे कि अगर कोई रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस ही आएगी, है ना, सेम पाथ से वापस आ जाएगी। और चौथा रूल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपकी रे पोल पे गिरती है, जैसे यहाँ पोल पे गिर रही है तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेंगे और वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों ही केसेस में, कॉनकेव मिरर के केस में भी और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी। क्या ये चारों रूल क्लियर है। अगर ये चारों रूल क्लियर हैं, ठीक है, तो अब कुछ एक बार साइन कन्वेंशन देख लेते हैं और उस साइन कन्वेंशन देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम्स बनाएंगे, है ना। तो साइन कन्वेंशन क्या है भैया, सारी डिस्टेंस कहाँ से नापी जाती है, सारी डिस्टेंस आपकी नापी जाती है ओरिजिन, और उस ओरिजिन को क्या बोला जाता है, यहाँ पर पोल बोला जाता है ना। तो आपने ओरिजिन किसको कंसिडर कर लिया, पोल को कंसिडर कर लिया। अब भैया अगर डिस्टेंस मेजर्ड हो रही है इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, जो भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो वो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है, देन उसे पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। और अगर आप जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो वो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में नहीं है तो फिर उसे नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है। पॉजिटिव कब कंसिडर किया जाएगा, जब इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव कब किया जाएगा, जब इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर है। अगर वर्टिकल की बात की जा रही है, वर्टिकल डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो भैया अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस से अबोव है तो आप उसे पॉजिटिव कंसिडर करोगे, और अगर वो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है तो आप उसे नेगेटिव कंसिडर करोगे। ये चीज़ क्लियर है कि भैया ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है ना। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन की तरफ अगर आपका डिस्टेंस मेजर हो रहा है तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट हो रहा है तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपका डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। ये चीज़ क्लियर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की यू की अगर मैं बात करता हूँ तो यार ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस होता है मिरर के, इसका मतलब है यू तो हमेशा क्या रहने वाला है, नेगेटिव ही रहने वाला है। इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं किस मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। मान लीजिए जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो बिहाइंड द मिरर हो रहा है, उस केस में जो मेरा इमेज डिस्टेंस होता है वर्चुअल इमेज के लिए वो पॉजिटिव होता है। और अगर मान लीजिए जो इमेज है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर के सामने फॉर्म हो रहा है, अब मिरर के सामने फॉर्म हो रहा है यानी कि इंसिडेंट रे जा रही है इस तरफ, है ना, डिस्टेंस है ये आपका इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस में आपका वी क्या कहलाएगा, उस केस में आपकी जो वी की साइन होगी वो नेगेटिव होगी। क्या इतनी चीज़ क्लियर है, क्या इतनी चीज़ क्लियर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर आएगी, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा वर्चुअल बन रही है, बिहाइंड द मिरर आ रही है, बिहाइंड द मिरर आ रही है यानी कि राइट साइड बनेगी, राइट साइड बनेगी यानी कि आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे। आपको हमेशा क्या करना है भैया, मिरर बनाना है, चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो,
आपको देखना है कि भाई इंसिडेंट रे यहाँ जा रही है, अब जो डिस्टेंस मैं मेजर कर रहा हूँ वो उसके अलॉन्ग आ रही है, अपोजिट आ रही है ना, ये चीज़ क्लियर है। और डिस्टेंस आप हमेशा पोल से नापोगे, डिस्टेंस आप हमेशा पोल से नापोगे, क्योंकि मान लीजिए ये आपका क्या है, मिरर है, ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, तो आप पोल से यहाँ से नापोगे तो ये क्या आएगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो इसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अब मान लीजिए इमेज आपका यहाँ बन रहा है, तो अब यहाँ से पोल से नापेंगे, ये ऐसे डिस्टेंस नापेंगे तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही रहेगा, तो आप v को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। क्लियर है कि u को का पॉजिटिव लेना है, v को का पॉजिटिव लेना है, चीज़ क्लियर है। बात फोकल लेंथ की कर लेते हैं भाई। जो फोकस होता है कॉनकेव मिरर का वो लेफ्ट साइड में होता है, तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करेंगे तो उसका फोकस जो है वो राइट साइड में होता है, तो उसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव। अब इमेज देखेंगे, सारी पोजीशन के लिए देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर कैसी कैसी इमेज फॉर्म करता है। सारी रियल एंड इन्वर्टेड होती है, एक वर्चुअल होती है, और वही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है जब मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहा होता हूँ। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी है, ये सी है, सी के काफ़ी पीछे है, यानी कि मैं मान सकता हूँ कि बहुत दूर है, बियॉन्ड सी है, इन्फिनिटी पे मान लेता हूँ, तो रेस तो क्या आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, यहाँ से ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो यार रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे मीट हो रही होंगी, फोकस पे। तो आपका इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज आपका बन रहा है फोकस पे। इमेज अगर फोकस पे बन रहा है तो इमेज की साइज क्या है, डिमिनिश्ड। इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मूव करते हैं। बियॉन्ड सी ले लिया है ना, बियॉन्ड सी ले लिया, बट तब इन्फिनिटी पे लिया था, बियॉन्ड सी ले लिया है। अब इमेज का बनेगा भैया, ये यहाँ पर है ना। रे वापस से हम देखेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, है ना, फोकस से पास कर दी। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ये सी और एफ के बीच में आप देखोगे इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में, आप ये देखोगे कि भाई इसकी साइज डिमिनिश्ड है, और ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। उल्टी है ना, इसलिए इन्वर्टेड बोला, और रियल इमेज बन रही है ना, क्योंकि बैक साइड अगर बनती, मिरर के बैक साइड बनती तो वर्चुअल इमेज है, लेकिन मिरर के फ्रंट साइड बन रही है तो कैसी है, रियल इमेज है, और उल्टी बन रही है इसलिए इन्वर्टेड कह रहा हूँ। क्लियर है क्यों रियल एंड इन्वर्टेड कह रहा हूँ? चलिए आगे नेक्स्ट केस में बढ़ते हैं। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगेन सेम रूल कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, है ना। और अगर कोई लाइन फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, है ना। इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, सी पे हो रहा है। यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे मिलेगा, और ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज जो है सेम रहेगी। नेचर कैसा रहेगा, रियल, और इमेज कैसी आ रही है, इन्वर्टेड, तो आप बोलोगे रियल एंड इन्वर्टेड। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है कि ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो रे डायग्राम कैसे बनेगा? बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आपने ऑब्जेक्ट को ले लिया सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ले लिया, यानी कि यहाँ पे अगेन सेम रूल अप्लाई करोगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, फोकस से पास होगा, और आपका अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। उस केस में अगर आप देखोगे आपका इमेज जो है वो बियॉन्ड सी बन रहा होगा, एनलार्ज इमेज आपको देखने को मिलेगी। और नेचर अगर आप देखोगे, इमेज वापस से देखो रियल है, फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, और उल्टा बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रही है ना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए अगर ये चीज़ क्लियर है तो आगे बात को बढ़ाते हैं, और अब देखते हैं कि क्या होगा कि आपने ऑब्जेक्ट को एफ पे लिया है। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को एफ पे लिया है, अगेन रूल सेम है कि एक तो भैया रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। और मान लीजिए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। अब आप देखेंगे ये दोनों रे मिल नहीं रही है, यानी कि इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज कहाँ बन रहा होगा, इन्फिनिटी पे बन रहा होगा। इस केस पे जो ऑब्जेक्ट की इमेज की जो साइज होगी वो हाईली एनलार्ज्ड होगी, और जो नेचर होगा अगेन वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या होगा अगर फोकस और पोल के बीच में, है ना, फोकस और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, एफ एंड पी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा होता है, यानी कि इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही होती है। यहाँ देखिए ये रहा आपका ऑब्जेक्ट,
है ना। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगी, पीछे एक्सटेंड कीजिए, है ना। और अगर पोल से जा रही है तो पोल से ही आएगी, ये पोल है, ये गया, और ये आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ मिल रहा होगा, बिहाइंड द मिरर मिल रहा होगा। और ये कैसी इमेज बन रही होगी, वर्चुअल इमेज बन रही होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस बार इन्वर्टेड नहीं है, उल्टी नहीं मिल रही है, इरेक्ट ही मिल रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। आप साइज देखेंगे तो एनलार्ज मिलेगा, पोजीशन आप बिहाइंड द मिरर मिलेगी आपको। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, पोल और फोकस के बीच में रहेगा, तभी कॉनकेव मिरर में आपको वर्चुअल इमेज मिलेगा जो कि बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा, एनलार्ज होगा, रियल एंड इरेक्ट होगा। क्लियर है ये चीज़। चलिए, अब अगर कॉनकेव मिरर क्लियर है तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। अगेन कॉन्वेक्स मिरर स्टार्ट वहीं से करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो इन्फिनिटी पे है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे है तो भैया ये रिफ्लेक्शन हुआ, है ना। रिफ्लेक्ट होने के बाद जब आप इन रेस को एक्सटेंड करोगे कहाँ मिलेंगी भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है ना। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी जब आप एक्सटेंड करोगे तो वो कहाँ मीट कर रहा होगा, फोकस पे मीट कर रहा होगा, है ना। और ऑब्जेक्ट जो मिरर है, सॉरी जो इमेज है वो कहाँ बन रही होगी, बिहाइंड द मिरर बन रही होगी, है ना। वर्चुअल इमेज होगी बट इरेक्ट होगी, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज यहाँ पर बन रही होगी। क्लियर है ये चीज़। चलिए, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, बट पोजीशन क्या है इस बार ऑब्जेक्ट की। इस बार ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में है ना। इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, वापस से गया, है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट हुआ। अब एक्सटेंड करोगे कहाँ मिल रहा होगा, फोकस पे मिल रहा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगा, एक्सटेंड करोगे कहाँ मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा। और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, है ना। ये हो गया आपका इमेज, नॉट ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका इमेज। अब देखोगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज। जो ऑब्जेक्ट का साइज है बड़ा है और इमेज का साइज है छोटा है, तो यहाँ पर इमेज की साइज में आप क्या लिख सकते हो, डिमिनिश्ड। मिल कहाँ पर रहा है, मिल आपको रहा है पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, और बिहाइंड द मिरर मिल रहा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आपको नेचर मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो हमने कॉनकेव भी देख लिया, हमने कॉन्वेक्स भी देख लिया, दोनों के लिए सारे रे डायग्राम्स हमारे क्लियर हो गए। अगर ये चीज़ क्लियर है, इसके बाद हम मिरर फॉर्मूला देखते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये चीज़ क्लियर है। चलिए, मिरर फॉर्मूला जब हमने देख लिया तो इसके बाद देखेंगे मैग्नीफिकेशन को। मैग्नीफिकेशन हमें क्या बताता है कि भैया कोई भी इमेज कितनी ज़्यादा लार्जर है या कितनी ज़्यादा स्मॉलर है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, है ना। मैं कब कहूँगा कि कोई इमेज मैग्नीफाइड है, उसकी साइज अगर ज़्यादा होगी तो मैं कहूँगा अच्छा ये मैग्नीफाइड है। तो मैग्नीफिकेशन मुझे ये बताता है कि भैया कोई भी इमेज अपने ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में लार्जर है या स्मॉलर है ना। ये चीज़ क्लियर है। चलिए, यहाँ पर आप m कैसे निकालोगे, मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से निकाल सकते हो, या फिर आप निकाल सकते हो -v/u से। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तो आप मैग्नीफिकेशन h2/h1 से निकाल सकते हो, या आप निकाल सकते हो -v/u से। h2 अगेन मैं बता रहा हूँ आपकी इमेज की हाइट है, h1 क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है ये चीज। मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए आएगा तो निकाल लेंगे। चलिए बढ़िया, साइन कन्वेंशन यहां मैग्नीफिकेशन के लिए देख लेते हैं। m मान लीजिए 1 से बड़ा आ रहा है यानी कि इमेज मैग्नीफाइड हो रही है। m मान लीजिए 1 पे आ रहा है यानी कि मैं कहूंगा कि इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज का है। m मान लीजिए 1 से छोटा आ रहा है यानी कि इमेज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, यानी कि इमेज की साइज जो होगी, इमेज की साइज होगी वो स्मॉलर होगी ऑब्जेक्ट के साइज से। क्लियर है। m की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो मैग्नीफाइड, m की वैल्यू 1 से छोटी तो डिमिनिश्ड, 1 के इक्वल तो सेम साइज होगी ऑब्जेक्ट की और इमेज की। क्लियर है ये चीज़। चलिए, अब मान लीजिए m की वैल्यू ना पॉजिटिव आ रही है तो उसे पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन कहेंगे। इमेज जो है वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही होगी। m की वैल्यू अगर 0 से कम आ रही है तो नेगेटिव मैग्नीफिकेशन कहेंगे। इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, बट बिलो आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या ये चीज़ क्लियर है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो यहाँ तक हमने रिफ्लेक्शन वाला पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब हम मूव कर रहे होंगे रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन यानी कि लाइट के डायरेक्शन में चेंज होना। मान लीजिए
जो एक लाइट है वो अलग अलग मीडियम से ट्रैवल कर रही है, दो ऐसे मीडियम से ट्रैवल कर रही है जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी में डिफरेंस है। तो जब वो ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, स्पीड में चेंज आता है, उसके कारण उसके डायरेक्शन में चेंज आता है, तो वहाँ पर आपको लाइट की बेंडिंग देखने को मिलती है। सो रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, लाइट की डायरेक्शन में चेंज होना या बेंडिंग लाइट की होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करती है और उन दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मूवमेंट हुई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसके कारण जो स्पीड है लाइट की वो चेंज होगी, है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। रेयर मीडियम यानी कि लाइट जहाँ पर फास्टर ट्रैवल करती है ना, वो रेयर मीडियम हो गया। फॉर एग्जाम्पल एयर और वाटर। वाटर जो है, वाटर को मैं रेयर क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वो लेस डेंस है एज कंपेयर टू ग्लास। डेंसर मीडियम क्या हो गया, डेंसर मीडियम यानी कि जहां पर स्पीड लाइट की स्लो हो जाती है। फॉर एग्जांपल ग्लास हो गया, वाटर हो गया। वाटर किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, कि वाटर जो है वो डेंसर है किससे, एयर से, है ना। तो आप एक चीज देखिए कि डेंसर मीडियम में स्पीड स्लो हो जाएगी, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड तेज हो जाएगी, है ना। चलिए, और रिलेटिव टर्म है, इसके रिस्पेक्ट में ये रेयर है, इसके रिस्पेक्ट में ये डेंसर है। तो ये जो रेयर एंड डेंसर है ये रिलेटिव टर्म है जो किसी के रिस्पेक्ट में हम किसी मीडियम को डिफाइन करते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि लाइट अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगी। मान लीजिए लाइट जो है वो रेयर से डेंसर जाती है तो स्पीड उसकी स्लो हो जाती है जैसे जैसे वो डेंसर मीडियम में एंटर करती है ना। एयर से ग्लास में जा रही है तो जैसे जैसे वो ग्लास में एंटर करेगी स्पीड स्लो होगी, जिसके कारण वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये हमेशा याद रखना है कि रेयर से डेंसर जाते हैं तो नॉर्मल की तरफ बेंडिंग देखने को मिलती है। इस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। जी हाँ, ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है कि I इज इक्वल टू आर होगा, ये रिफ्रैक्शन है। यहाँ पर जब आप रेयर से डेंसर जाते हो तो जो आपकी लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो नॉर्मल की तरफ जाती है ना। उस केस में जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, उसकी वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाती है। ये देख रहे हो, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये जा रही है, ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। अब ये जब गई तो आप देख सकते हैं कि ये ना टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। आप यहाँ एकदम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो लाइट है बेंड होने के बाद टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। इसी कारणवश जो एंगल आई है वो बड़ा है किससे, एंगल आर से। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा है। अब दूसरा केस लेते हैं, जब आपकी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, मान लीजिए ग्लास से एयर में जा रही है, तो लाइट की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, है ना, जिसके कारण वो नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से अवे जाएगी। इस केस में जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो बड़ा होगा किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। इस केस में क्या होगा, आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बड़ा होगा किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। क्या ये चीज़ क्लियर है? यहाँ समझ लीजिए, ये आपका डेंसर मीडियम था, ये रेयर मीडियम है, लाइट यहाँ से आई, अब देखिए अवे जा रही है। इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो किससे ज़्यादा आ रहा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई, है ना। अब हमें पता चल गया कि लाइट अगर रेयर टू डेंसर जा रही है या डेंसर टू रेयर जा रही है तो नॉर्मल से अवे जाएगी या नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगी, ये चीज़ हमें पता चल गई है। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा जब एक लाइट एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास कर रही है। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, अगेन रेयर मीडियम है। ये इंसिडेंट रे आई, ये रेयर टू डेंसर जा रही है यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई। ये देखिए टुवर्ड्स द नॉर्मल आई, है ना, जाना इधर चाहिए था बट ये बेंडिंग हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी। अब ये जब वापस से डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ये जो एंगल मिला इसको आपने क्या बोला, एंगल ऑफ इमर्जेंट, इसको आपने क्या बोला, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये वाला हो गया आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये जो पाथ आ रही थी इंसिडेंट रे का और ये इमर्जेंट रे का जो पाथ है, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसे आपने क्या कहा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ मैंने दो चीज़ डिफाइन की, एक एंगल ऑफ इमर्जेंट और दूसरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में, है ना। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये एंगल जो ये डिस्टेंस है जो हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है, जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, थोड़ी देर में इस टर्म को भी हम समझ लेंगे, है ना।
पहले हम समझते हैं कि एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इमर्जेंस जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ही बराबर होता है ना। एंगल ऑफ इमर्जेंस हमने देखा था कि जब ये यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इसे अपन ने एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा था। अब ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब कुछ हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है ना, उस ग्लास में पानी भरा हुआ है। अब आपने उसमें पेंसिल डाली तो आपको ऐसा लगता है कि जितना पार्ट आपका पेंसिल का डिप है ना वो क्या हो रखा है, बेंड हो रखा है, वहाँ बेंडिंग देखने को मिलती है ना। वो क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि वहाँ पर लाइट की क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि भैया वो पेंसिल जो है बेंड हो रखी है, बट ऐसा होता नहीं है ना। वो प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन जो है उसके कारण वो चीज़ हमें वैसी दिख रही होती है, लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण दिख रही होती है, क्योंकि वो वाटर से एयर में आती है, यानी कि डेंसर से रेयरर मीडियम में आती है ना। क्योंकि वाटर जो है एज कंपेयर टू एयर डेंसर मीडियम है, तो डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है, वहाँ पर रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण वहाँ पर हमें वो पेंसिल बेंड होती हुई दिख रही है। ऐसे ही सिक्के के साथ भी हमें दिखता है, हमें लगता है वो यहाँ है बट वो वहाँ होता है ना। ये सारे इंसिडेंट्स किसके कारण होते हैं? ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना के ही रिस्पॉन्सिबल है ना। उसी के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन के लॉस। पहला लॉ क्या है भाई? सेम ही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है ना, वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पे ये तीनों लाइन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। और दूसरा लॉ ये कहता है, उस लॉ को नाम भी दिया गया है स्नेल्स लॉ, कि जो साइन होगा है ना, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसका रेशियो जो साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, वो जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, है ना। किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर का जो आप रेशियो लोगे किसी गिवन मीडियम के लिए, दो सेट ऑफ मीडियम होंगे उनके लिए साइन आई अपॉन साइन आर जब आप लोगे तो वो कांस्टेंट आ रहा होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या डिस्क्राइब करता है कि लाइट में कितनी बेंडिंग हुई, लाइट कितना रिफ्रैक्ट हुआ जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, वो कौन बता रहा होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम ही यही होता है कि वो ये बताए कि भैया लाइट के पाथ में कितनी बेंडिंग देखने को मिली, कितना रिफ्रैक्शन देखने को मिला। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि लाइट की जो स्पीड है उसका रेशियो किस में, मीडियम में और दूसरे मीडियम में, एक मीडियम में कितनी स्पीड थी और दूसरे मीडियम में कितनी स्पीड थी, उसका जब आप रेशियो लोगे तो उसे आप क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलोगे। क्या चीज क्लियर है? क्या चीज क्लियर है? तो अगर मान लीजिए लाइट की स्पीड मीडियम 1 में v1 है और मीडियम 2 में v2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अगर आप लोगे विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी कि n/1 अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? v1 अपॉन v2। n/1 निकालूंगा तो v1 अपॉन v2, n/2 निकालूंगा तो v2 अपॉन v1। क्या ये चीज क्लियर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है स्पीड का, एक मीडियम में कितनी स्पीड है और दूसरे मीडियम में कितनी स्पीड है, उसका रेशियो आपको क्या दे देगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। क्या ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो आगे बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा और, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। जब मान लीजिए लाइट ट्रैवल करती है वैक्यूम से किसी और मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का होता है उसे आप क्या नाम देते हो? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। चलिए अब मान लीजिए कि जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट एयर में टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उसे आप क्या बोलते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। किसी भी मीडियम के अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है तो आप क्या बोलोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसका रेशियो आप स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के साथ ले लोगे, तो वो रेशियो जो आएगा वो कहलाएगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या ये चीज़ क्लियर है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने अलग अलग तरीके से डिफाइन भी कर दिया। अब अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब हम बात कर रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में। यहाँ पर आपको दो टाइप्स के लेंस देखने को मिलेंगे, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? जो सेंटर पे थोड़ा आपको थिन देखने को मिलेगा और एज पे थोड़ा वो आपको थिक देखने को मिलेगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? उल्टा होगा कि थिक कहां पर होगा? सेंटर पे, और थिनर कहां पर होगा? एज पे थिन होगा।
ये चीज क्लियर है कि कॉनकेव लेंस अगर आप देखोगे तो वो सेंटर पे थिन होते हैं, एज पे थिक होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करूंगा तो वो थिक कहां पर होंगे, सेंटर पे होंगे, और एज पे वो थिनर होंगे। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? चलिए बात करते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। मान लीजिए लाइट पैरेलल रेज आ रही है लाइट की, है ना, लेंस से, तो वो कन्वर्ज या डाइवर्ज होंगी एक सिंगल पॉइंट पे। जैसे कि हमने मिरर के केस में देखा था कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है और वो कहाँ मीट कर रही होती है, फोकस पे मीट कर रही होती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप लेंस के केस में भी देखेंगे, पैरेलल रेज आती है तो वो कहाँ पर कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रही होंगी, वो कन्वर्ज या डाइवर्ज एक पॉइंट पे हो रही होगी जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस, है ना। ऑप्टिकल सेंटर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? ये सेंटर होता है लेंस का जहां से लाइट पास करेगी लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होगा लेंस पे, सेंटर ऑफ द लेंस होता है जहां से लाइट पास होती है बट उसकी डायरेक्शन में चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो आप प्रिंसिपल फोकस को एफ से डिनोट करते हो, ऑप्टिकल सेंटर को सी से डिनोट करते हो। साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है। ऑप्टिकल सेंटर को आप एज अ ओरिजिन मान लेते हो, है ना। ऑप्टिकल सेंटर आपका ओरिजिन हो गया और वहीं से आप सारे डिस्टेंस को मेजर कर रहे होते हो, है ना। और जो डिस्टेंस है अगर इंसिडेंट लाइट की सेम डायरेक्शन में होगा, मान लीजिए आपका जो डिस्टेंस जो आप मेजर कर रहे हो वो इंसिडेंट लाइट की सेम डायरेक्शन में होगा, तो आप उसे क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। और अगर वो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में नहीं होगा तो आप उसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये चीज क्लियर है कि आप ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करेंगे और वो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होगा, आप उसे पॉजिटिव कंसीडर कर लीजिए, नहीं होगा तो आप उसे नेगेटिव कंसीडर कर लीजिए। क्या ये चीज क्लियर है? अगर वर्टिकल डिस्टेंस की बात की जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबो होगा तो आप उसे क्या लेंगे, आप उसे पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगा तो आप उसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या ये चीज क्लियर है? साइन कन्वेंशन यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि भैया अगर आप डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है आपको, ऑप्टिकल सेंटर से, वो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव, नहीं होगा नेगेटिव। वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। क्लियर है ये चीज़? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना, आगे बढ़ाते हैं। फोकल लेंथ के बारे में बात करते हैं। जो फोकल लेंथ अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ तो पॉजिटिव होता है, प्लस साइन के साथ लिखिए। कॉन्केव लेंस की बात करूंगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, माइनस साइन के साथ आप लिख सकते हैं। रे डायग्राम्स की बात करता हूँ, कुछ बेसिक रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। अगेन पहली चीज़, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहाँ से पास हो रहा होगा, फोकस से पास हो रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉनकेव लेंस में, ये आपका कौन सा लेंस हो गया, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और ये कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। तो कॉनकेव लेंस में ये देखिए पैरेलल आया और डाइवर्ज हो गया। कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, पैरेलल था और कन्वर्ज हुआ। दोनों ही केस में ये कहाँ पर मीट हो रहा है, फोकस पे मीट हो रहा है ना। अगर यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, आप उसे एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ मीट हो रहा है, फोकस पे मीट हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए कन्वर्ज होकर कहाँ मीट हो रहा है, फोकस पे मीट हो रहा है। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए ये तो हो गया पहला। दूसरा, अगर मान लीजिए ये फोकस से ही पास हो रहा है तो फिर जब ये रिफ्रैक्शन होगा तो उसके बाद पैरेलल जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए फोकस से पास होता है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर दिस लेंस ऑल्सो, है ना। कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम ही एप्लीकेबल है कि भैया अगर ये फोकस से पास होगा, फोकस से पास होगा तो रिफ्रैक्शन के बाद आप देखोगे कि रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास हो रहा होगा, है ना। रिफ्रैक्शन के बाद ये आप देखेंगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो रहा होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? अगला देखेंगे कि भैया रे, मैंने बोला था कि रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, रे कहाँ से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो वहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। रे आपकी जो है ऑप्टिकल सेंटर, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों ही लेंस के अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे पास होती है तो वहाँ पर आपको डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, है ना। वो रे जो है वो स्ट्रेट पास हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस से। मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे है, तो आप देखेंगे रेस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस में जाएंगी और फिर ये कन्वर्ज कौन से पॉइंट पे हो रही होगी, फोकस यानी कि F2 पे हो रही होगी। इस केस में जो इमेज होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। साइज आप पॉइंट साइज कह सकते हो। इमेज कैसा मिल रहा होगा आपको, रियल एंड इन्वर्टेड मिल रहा होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है?
चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2f1 है, ये 2f1 है, उसके पीछे आपने ऑब्जेक्ट लिया है। अगेन रूल सेम रहेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होगा और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन जाएगा। अब यहाँ इंटरसेक्शन देखो कहाँ हो रहा है, f2 और 2f2 के बीच में हो रहा है। यहां पर अगर साइज देखोगे आप तो डिमिनिश साइज होगी, और जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज है बट इन्वर्टेड है, इसलिए आपने बोला रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो कब हुआ, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है, तो उस केस में f2 और 2f2 के बीच में आपको आपका इमेज देखने को मिल रहा है, और वो इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड है ना। इसके बाद मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पे है, 2f1 पे है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, तो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगा, वहाँ डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। इसका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है भैया, इसका इंटरसेक्शन 2f2 पे हो रहा है। यहाँ पर सेम साइज, अगर 2f1 पे आपका ऑब्जेक्ट है तो 2f2 पे आपका इमेज बन रहा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा होगा, लेकिन साइज जो होगी वो सेम साइज होगी। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। F1 देखा, बियॉन्ड F1 पे देख लिया ऑब्जेक्ट को रख के, बियॉन्ड सॉरी हाँ 2f1 पे रख के देख लिया, बियॉन्ड 2f1 रख के देख लिया, और हमने कहाँ देख लिया, इन्फिनिटी पे रख के देख लिया, तीनों कंडीशंस देख ली। अब मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखा है, 2f1 और f1 के बीच में रखा है। पहला तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर वाला ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। 2f2 के बियॉन्ड देखिए, 2f2 के बियॉन्ड आपको इमेज मिलेगा, और काफ़ी एनलार्ज इमेज मिलेगी। पहले पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, बियॉन्ड 2f2, और साइज क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगा। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या ये चीज़ क्लियर है। चलिए, अब ये चीज़ क्लियर है, तो अब हम इमेज को कहाँ रखेंगे, F1 पे रखेंगे। F1 पे रखते हैं, अगेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होगा, और ऑप्टिकल सेंटर वाला ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। इन दोनों में देखिए ये कॉन्टैक्ट में ही नहीं आएंगे, दोनों पैरेलल निकल जाएंगे। तो इस केस में इमेज जो है, इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट F1 पे रहेगा। इमेज की साइज आपको हाईली एनलार्ज मिलेगी, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या ये चीज़ क्लियर है। चलिए, ये चीज़ क्लियर है, तो कॉन्वेक्स लेंस जब वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है ना, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो यहाँ आप देखिए आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लिया है। अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लिया है, यहाँ से पास होगा लेंस से, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास हो रहा होगा, फोकस से, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होगा, और पीछे अगर आप एक्सटेंड करोगे तो इस पॉइंट पे मिल रहा होगा, और ये आपका क्या होगा, ये आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा होगा, जिसकी साइज एनलार्ज्ड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट है ना। पोजीशन कहाँ होगी इमेज की, सेम साइड ऑफ द लेंस पे, जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे आपका क्या बन रहा होगा, इमेज भी बन रहा होगा, वर्चुअल इरेक्ट, साइज उसकी एनलार्ज्ड होगी। क्लियर है। अब बात करेंगे कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस में मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट रखा है पहला इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे रखते हैं, ये क्या होगा, डाइवर्ज होगा, ये भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, डाइवर्ज होने के बाद किस पॉइंट पे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। इस केस में आपका इमेज कहाँ बन रहा होगा, फोकस F1 पे, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, और ऑब्जेक्ट की साइज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होगी, और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या ये चीज़ क्लियर है। चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इस केस में हमने F1 और F2 के बीच में, सॉरी 2f1 और f1 के बीच में हमने रखा है, 2f1 और f1 के बीच में हमने किसको रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है। तो उस केस में अगर आप देखेंगे, उस केस में ये पैरेलल है, गया, डाइवर्ज हुआ, अपीयर कहाँ होगा, है ना, F1 पे, फोकस पे, और ऑप्टिकल सेंटर पे जा रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होगा। और ये आपको इमेज कहाँ मिल रही होगी, ये इमेज आपको F1 और O के बीच में मिल रही होगी, है ना। F1 और O के बीच में आपको क्या मिल रहा होगा, इमेज का, F1 और O के बीच में आपको इमेज का पोजीशन मिल रहा होगा, और डिमिनिश्ड आएगी इसकी साइज, और नेचर क्या होगा, वर्चुअल, क्योंकि सेम साइड पे मिल रहा है, नेचर वर्चुअल हुआ, और इरेक्ट क्योंकि ऊपर ही मिल रहा है। अगर इन्वर्टेड होता तो हम वहाँ इन्वर्टेड लिखते हैं, बट ये क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर आपके सारे रे डायग्राम जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, चाहे फिर वो मिरर के हो, चाहे फिर वो लेंस के हो। अब लेंस फॉर्मूला देख लेते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/v - 1/u = 1/f।
साइन कन्वेंशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो साइन कन्वेंशन का खासकर ध्यान रखना है। चैनल पे एक एनसीईआरटी एक्सप्रेस करके सीरीज आने वाली है जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर अप कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी वहाँ बताई जाएंगी। तो यार आप मुझे और भी सजेस्ट करते रहिएगा कि आपको चैनल पे और क्या क्या कंटेंट चाहिए। ये आप जो अपने सामने देख रहे हैं ये है लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u, ये किसके बराबर है 1/f के, जहाँ पर v जो है वो इमेज का डिस्टेंस है, u जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और f जो है वो फोकल लेंथ है। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब यहीं अगर आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है तो वो h2/h1 का रेशियो होगा। h2 वहाँ पर इमेज की हाइट होगी और h1 वहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, है ना। वहाँ पर v जो है देख रहे हो वो इमेज डिस्टेंस है और u जो आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो m निकालना है तो h2/h1 या आप लिख सकते हो v/u। क्लियर है? u यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। h2 मैं बता चुका हूँ कि ये इमेज की हाइट है, h1 क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। क्लियर है? अब इस मैग्नीफिकेशन को थोड़ा समझते हैं। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है यानी कि पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन, इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और सेम साइड फॉर्म हो रहा होगा। नेगेटिव है, 0 है, 0 से छोटी है, नेगेटिव मैग्नीफिकेशन, इमेज कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड और अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ये फॉर्म हो रहा होगा। क्लियर है? अब मैग्नीफिकेशन बात करते हैं किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करते हैं। मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही होगी जब ऑब्जेक्ट जो है विद इन द फोकल लेंथ होगा। m की वैल्यू अगर मान लीजिए 0 से छोटी आ रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा जब ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ के बियॉन्ड होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन f के बियॉन्ड होगी, उस केस में m की वैल्यू 0 से छोटी आएगी, है ना। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। m की वैल्यू कैन बी लेस देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 हो सकती है, इक्वल टू 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये चीज क्लियर है? ये सारी डिस्कशन जो मैग्नीफिकेशन की हो रही थी कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो रही थी। कॉनकेव लेंस के लिए m की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो इमेज जो होगा हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, बट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, उसकी जो साइज होगी इमेज की वो ऑब्जेक्ट की साइज से कम होगी m की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो। क्लियर है भाई? m को अगर आप ऐसे देख लोगे ना, h2/h1, h2/h1, एक सिंपल सी बात है, m अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी, है ना। ये चीज़ें इजी होती है, आप इजीली पता कर सकते हो v/u, m h2/h1 एंड v/u। तो इससे आप पता कर सकते हो कि अगर m ग्रेटर देन 0 है तो v बड़ा होगा या u बड़ा होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको आइडिया आ जाना चाहिए। अब मान लीजिए m की वैल्यू क्या होगी भैया, हमेशा लेस देन 1 होगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो होता है सिर्फ डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो कॉनकेव लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटी आनी चाहिए। भाई डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है, दो कंडीशन देख ली थी, दोनों कंडीशन में कॉनकेव लेंस डिमिनिश्ड ही बना रहा था, है ना। डिमिनिश्ड बना रहा है तो m की वैल्यू तो 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी यानी कि एनलार्ज हो रही है, 1 के इक्वल यानी कि सेम साइज है ना। चीज़ें क्लियर है? और हमने ये भी देखा यार कि m की वैल्यू कॉन्वेक्स लेंस के लिए काफ़ी वेरी कर रही थी, है ना। डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है। वो तो हमने जो रे डायग्राम देखे थे, 6 रे डायग्राम, वहाँ पर भी देख लिया था, किसी में मैग्नीफाइड बन रही थी, किसी में सेम साइज की बन रही थी, है ना। और किसी केस में वो क्या बन रही थी, किसी केस में वो डिमिनिश्ड बन रही थी। तो डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। ये चीज़ क्लियर है? अब हम आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक में, यानी कि लेंस के पावर के ऊपर। क्या होता है लेंस का पावर? पावर ऑफ लेंस को आप डिफाइन कैसे करते हो? रेसिप्रोकल, किसका? फोकल लेंथ का। और जो पावर की यूनिट होती है वो क्या होती है? डायोप्टर। पावर को आप डिफाइन कैसे करते हो? ये लेंस की एबिलिटी को बताता है कि वो लाइट को कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकता है ना। पावर इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और ये एबिलिटी बताता है लेंस की कि ये कितना लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है। P को आप 1/f लिख सकते हो, और P यहाँ पर पावर ऑफ लेंस है, उसकी यूनिट डायोप्टर होगी, और F क्या है? फोकल लेंथ, जो कि आप मीटर में ले रहे होंगे। क्वेश्चन आता है ना तो F को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा, F हमेशा मीटर में होगा इस फॉर्मूले में। P इज इक्वल टू 1/f, P पावर की यूनिट फॉर डायोप्टर होगी और फोकल लेंथ की यूनिट मीटर में होगी, है ना। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस के लिए बात करेंगे तो पावर हमेशा पॉजिटिव में रहेगी क्योंकि वो लाइट को कन्वर्ज करता है। कॉनकेव लेंस के लिए अगर बात करेंगे तो पावर हमेशा नेगेटिव रहेगी क्योंकि वो लाइट को हमेशा डाइवर्ज करता है। क्या ये चीज़ क्लियर है यार? अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हुए हो ना, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो अब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए,
बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया है तो अब दबा दीजिए, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे एक्साइटिंग कंटेंट आने वाले हैं यार। तुम्हारी जो अभी बची हुई क्लास 10 की जर्नी है ना, उसको एकदम ईजी कर दिया जाएगा। तो यार बने रहिएगा चैनल पे ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय।